हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग लर्निंग स्किल में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है सीजर्स डिसऑर्डर। सीजर्स डिसऑर्डर क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग स्किल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए ना। तो अब हम बात करते हैं सीजर्स डिसऑर्डर क्या होता है। इट इज एन एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, मतलब हमारे ब्रेन में क्या होती है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की एक्टिविटी होती है, जिसके कारण हमारा जो ब्रेन में क्या होता है, कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आता है, जिससे कि हमारा सेंसरी परसेप्शन, मोटर मूवमेंट और साइकोलॉजिकल मूवमेंट क्या होता है, डिस्टर्ब होते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं, जिसके कारण जो सीजर्स आते हैं उसको हम बोलते हैं सीजर्स डिसऑर्डर। ठीक है, इट इज एन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑफ द ब्रेन ड्यू टू दिस एबनॉर्मल सेंसरी परसेप्शन, मोटर मूवमेंट या साइकोलॉजिकल मूवमेंट, ये तीनों के कारण हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आता है। ठीक है, तो इसके कॉजेस के हम बात, हाई फीवर, इसमें क्या होता है कि फीवर ज्यादा आता है। ठीक है, इसके कारण भी हो सकता है, यदि कंटिन्यूसली फीवर बना रहता है तो हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं क्या है कि डिस्टर्ब, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो उसका जो वर्क है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा ब्रेन में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, फिर इंफेक्शन ऑफ द ब्रेन, यदि हमारे जो दिमाग या हमारे जो ब्रेन में कहीं ना कहीं इंफेक्शन है उसके कारण भी सीजर्स आ सकते हैं। ठीक है, फिर लेक ऑफ स्लीप, यदि आपका जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो रहा है, यदि आप दिन में 6 से 8 घंटे सो नहीं रहे हो, 3 से 4 घंटे ही सो रहे हो कंटिन्यूसली, तो उससे भी क्या हो सकता है, सीजर्स डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, फिर लो ब्लड सोडियम, यदि आपके ब्लड में सोडियम की कमी हो गई है तब भी सीजर्स डिसऑर्डर होने का चांस है। ठीक है, फिर ब्रेन इंजुरी या हेड इंजुरी, कहीं भी यदि ब्रेन या हेड में इंजुरी है उसके कारण भी सीजर्स डिसऑर्डर हो सकते हैं, जिसे हम ये इसके सारे क्या है, कॉजेस है किसके, सीजर्स डिसऑर्डर के। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, कि यदि ये इन कारणों से हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। फर्स्ट हम इसमें देखते हैं कंफ्यूज्ड स्पीच, उसको क्या बोलने में कंफ्यूज होगा, मतलब कि जो भी कुछ वो बोलेगा तो उसमें क्या है कि कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए इसमें हम देखते हैं कंफ्यूज स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स जो है क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, जो आपकी जो नेक की जो है मसल्स रहती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। फिर यहाँ लेस ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस, इसमें क्या होगा, उसका जो कॉन्शियसनेस है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हेडेक रहेगा। ठीक है, एंजाइटी रहेगी, अंदर से डर रहेगा, वीकनेस, कमजोरी आ जाएगी, और कॉन्ट्रैक्शन एंड जर्किंग ऑफ मसल्स, जो भी आपकी नेक की जो मसल्स होती है वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब कि सिकुड़ने लगती है, मसल्स बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, तब आपको क्या है कि नेक और हेड में क्या होगा, दर्द होगा। ठीक है, तो ये इसके क्या है, सीजर्स डिसऑर्डर के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं टाइप्स के बारे में, कि इसके टाइप्स कितने प्रकार से हम बात करते हैं सीजर्स डिसऑर्डर में, टाइप्स के बारे में, कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सीजर्स, इसके 2 मेन टाइप्स होते हैं सीजर के। फर्स्ट है हमारा जनरलाइज सीजर, देन सेकंड हमारा पार्शियली सीजर। ठीक है, जनरलाइज्ड 30% पाया जाता है, अधिकतर 30% हमने देखा है जनरलाइज को। ठीक है, इसमें क्या होता है, टू इन्वॉल्व होल ब्रेन, इसमें क्या हमारा जो पूरा ब्रेन है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जनरलाइज सीजर्स में, और उसके कारण क्या होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है। ठीक है, और हम देखें अंदर पार्शियली सीजर्स, ये 70% पाया जाता है, अधिकतर पार्शियली सीजर्स देखा जाता है, जनरलाइज सीजर्स बहुत रेयर केस में देखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व, इसमें क्या हमारा ब्रेन का कोई सा एक पर्टिकुलर पार्ट ही इसमें इन्वॉल्व रहता है सीजर्स में, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पार्शियली सीजर्स। ठीक है, और पार्शियली में क्या होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होता, इसमें क्या रहता है, पेशेंट कॉन्शियस रहता है। ठीक है, उसका मतलब कि कॉन्शियस रहता है, बट क्या है कि कंफ्यूज में रहता है, उसको इतना ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, इसमें पार्शियली सीजर्स में, और जनरलाइज में क्या है कि पेशेंट अनकॉन्शियस ही रहता है कंटिन्यूसली। ठीक है, इसमें क्या होती है कि हमारा पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, और इसमें क्या होता है, हमारा ब्रेन का कुछ पार्ट इन्वॉल्व होता है पार्शियली में, और जनरल में पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये 30% देखने को मिलता है जनरलाइज सीजर्स, और पार्शियली सीजर्स हमको
परसेंट देखने को मिलता है। तो ये इसके टाइप्स है सीजर्स डिसऑर्डर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेलुएशन के बारे में सीजर्स डिसऑर्डर में। फर्स्ट हम क्या कराएंगे, हिस्ट्री कलेक्शन। पहले हमको क्या करना है कि पेशेंट की हिस्ट्री को पूरा कलेक्ट करना है, ठीक है, कि उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या थी उसके बारे में हमको पूरी जानकारी लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम उसमें देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का हेड टू टो, अपन पूरा क्या करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या टेस्ट अपन करवाएंगे, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, जिसको हम बोलते हैं ईईजी, ब्रेन की होती है ये, तो यह हम करवाएंगे क्योंकि सीजर से डिसऑर्डर है, ब्रेन की एक डिसीज है, तो इसीलिए हम क्या करवाएंगे इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ठीक है, क्या करवाएंगे इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, जिसको हम बोलते हैं ईईजी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं पोसिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, जिसको हम बोलते हैं पीईटी। पीईटी का फुल फॉर्म होता है पोसिट्रॉन इमिशन ग्राफी। ये भी एक ब्रेन मतलब कि हमारे सिर की जांच है, जो कि हमारे मतलब कि सीजर्स डिसऑर्डर को डायग्नोस करने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें करवा सकते हैं सीटी स्कैन और एमआरआई, सीटी स्कैन और एमआरआई, ठीक है। फिर हम लास्ट में हम उसका ब्लड टेस्ट में क्या क्या करवा सकते हैं, सीबीसी, एक कंप्लीट ब्लड काउंट और एक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आता है, तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में यदि प्रॉब्लम्स है तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, इसलिए आप उसमें क्या करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि उसमें सोडियम वगैरह, यदि सोडियम कम होगा तो भी हमारा जो ब्रेन है वो सही साथ काम नहीं करेगा, तो इसलिए हम उसमें सीबीसी मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट और इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि उसमें सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, ये सारे टेस्ट हम सीजर्स डिसऑर्डर में करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में या इसके मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में कि हमको सीजर्स डिसऑर्डर वाले पेशेंट का हम क्या मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम उसको दे सकते हैं एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, है ना, जो कि हमारे झटके जो आते हैं हमको उनको रोकता है, जिसे हम बोलते हैं एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, ठीक है। इसमें हम फर्स्ट हम देते हैं बार्बिटूरेट ग्रुप्स का जो ड्रग है उसको, क्या नाम है उसका, फिनोबार्बिटोन, बार्बिटोइड्स ग्रुप का है जिसे हम बोलते हैं फिनोबार्बिटोन, ठीक है। और सेकंड है हमारा लिफोबार्बिटोन, ये दोनों ड्रग आप दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं एक और हमारा हाइडेंटोनिन्स ग्रुप, जिसमें आता है हमारा मिफोटोइन ड्रग, ये भी क्या है एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं सुसिनामाइड ड्रग, ये भी क्या है एंटी कन्वर्जेंट ही ड्रग है, जो कि हमारे सीजर्स डिसऑर्डर में उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसमें ड्रग आता है इथोसिनामाइड, ठीक है, इथोसिमाइड ड्रग आप दे सकते हो उसमें, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट इसमें देखते हैं वाल्प्रेट ड्रग, जो कि जिसमें आता है हमारा सोडियम वाल्पोरेट और वॉल्पोरिक एसिड, ये दोनों ड्रग आप दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें बेंजाडाइजेपाम, इसमें आता है लोरांजापाम, डाइजेपाम और नोरांजापाम, ये तीनों ड्रग भी आप सीजर्स डिसऑर्डर वाले पेशेंट को दे सकते हो, ताकि उसका थोड़ा सा माइंड क्या रिलैक्स होगा और उसको थोड़ी नींद आएगी, ताकि वो क्या है कि थोड़ा रेस्ट करेगा, तो जो भी उसके मन में चल रहा है वो रेस्ट से उसको क्या थोड़ा सा आराम फील होगा, इसलिए हम उसको क्या देते हैं बेंजाडाइजेपाम वाले ग्रुप के ड्रग उसको हम देते हैं, जैसे लोरांजापाम, डाइजेपाम, नोरांजापाम, ये सारे ड्रग हम उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया मेडिकल मैनेजमेंट सीजर्स डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स का, ठीक है। इसमें हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेन हमारा रहता है नर्सिंग केयर, कि हम पेशेंट को नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, जैसे जो सीजर्स वाले डिसऑर्डर वाले पेशेंट रहते हैं उनके बारे में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, क्या सीजर्स डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट रहते हैं उसमें हम नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो है कि जो हमको करना है, ठीक है, जो चीज आपको करना है वो है, और एक जो चीज आपको नहीं करना है वो, ठीक है। करना में क्या क्या मतलब आप क्या क्या उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट तो उसके जो क्लोथ्स है उनको क्या करना, लूज, मतलब कि उसको ढीले कपड़े पहनाना है, ठीक है। देन सेकंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू एनी इंजुरी, मतलब कि उसके बेड के आसपास ऐसी चीजें नहीं रखना जिससे उसको इंजुरी हो सके, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको क्या है कि उसके बेड के आसपास कोई भी चाकू या ऐसी चीजें नहीं रखना जिससे पेशेंट खुद को इंजर्ड कर सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं एस्पिरेशन रिस्क मिनिमाइज, मतलब कि वो
एस्पिरेट नहीं कर ले, जो भी आप चीज उसको दे रहे हो ओरली, यदि इंटेक आप दे रहे हो तो वो एस्पिरेट नहीं कर ले, उस चीज को, उसकी रिस्क को आपको कम करना है। देन नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं टू प्रोटेक्ट कोमा एंड इंजुरी। पेशेंट को कोमा और इंजुरी से आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि उसकी क्या है कि आपको सिक्योरिटी या सेफ्टी को ध्यान में रखना है पेशेंट की, ठीक है। फिर टू प्रोवाइड सेमी फाउलर पोजीशन, और उसको क्या करना है, उसको सेमी फाउलर पोजीशन देना है। उसका जो बेड का जो मतलब कि कितना उसका बेड ऊपर होना चाहिए, तो 35 टू 45 डिग्री तक आप उसका बेड प्रॉप अप कर सकते हो, ठीक है। उसका हम बोलते हैं सेमी फाउलर पोजीशन, उसको आपको देना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो आपको चीज नहीं करना, क्या क्या चीज आपको नहीं करना, उसके बारे में देखते हैं। डू नॉट रेस्ट्रिक्शन, मतलब कि उसको बांधना नहीं है, पेशेंट को बांध, यदि आपने पेशेंट को बांध दिया और वो इरिटेट हो रहा तो वो खुद को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसको क्या बांधना नहीं, इसलिए, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर अवॉइड ओरली इंटेक, आपको क्या करना है कि ओरली इंटेक उसको क्या करना, अवॉइड करना है, मतलब कि आपको उसका मुंह से कुछ भी नहीं देना, पानी या कुछ भी, आप जो भी उसको ओरली दे रहे हो वो आपको कुछ नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि यदि आपने ओरली इंटेक दिया, पेशेंट ने उस चीज को एस्पिरेट कर लिया तो वो क्या उसके लिए नई समस्या खड़ी कर सकता है, इसलिए आपको उसको ओरली इंटेक नहीं देना। ज्यादा आपको क्या करना है, ओरली इंटेक को अवॉइड करना। सारा चीजें आप नर्सिंग मैनेजमेंट में कर सकते हो, क्या क्या करना है वो अलग है और क्या आपको नहीं करना है वो चीज अलग है, ठीक है। तो ये इस बात का आप ध्यान रखिए, किसमें सीजर्स वाले जो पेशेंट रहते हैं, सीजर्स डिसऑर्डर वाले, उनमें आपको ये चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर बने रहें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।